देखिए, आज जो है 10 क्लास हिंदी मीडियम की जो छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए हम हिंदी विषय में श्रम विभाजन और जाति प्रथा को लेकर आए हुए हैं और उसके संबंध में आप लोग जो है जाने कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा आधा मैं बताया था। हालांकि तो इसमें जो है इस पाठ को जो मैंने समाप्त किया था तो इसमें केवल प्रश्न जो है रह गए थे। उन्हीं प्रश्नों पर हम आज विचार करेंगे। प्रश्नोत्तर जो है इसी को हमको बताना है, उसको समाप्त कर दिए थे। तो लेखक किस विडंबना की बात जो है करते हैं। अब देखिए, इसमें उत्तर होगा कि लेखक जो है जातिवाद की विडंबना की बात जो है करते हैं, जातिवाद की। अब विडंबना यह है कि हमारे देश में आप लोग खुद देखे होंगे कि इतनी कट्टर जातिवाद हो चुकी है कि लोग अपने जाति की ओर अनायास ही, यानी वैसा गुण न होने पर भी उसकी ओर झुक जा रहे हैं, जो ये एक गलत तरीका है। गलत तरीका है और इसे जो है निश्चित तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो विडंबना का स्वरूप क्या है? विडंबना का स्वरूप जाति प्रथा है। चूंकि और इसके पोषक कौन है मान लेकर चलिए, तो इसके पोषक हमारे आधुनिक नेतागण हैं जो अपने स्वार्थ की रोटी सेंकने हेतु पूरे समाज को जाति पार्टी में बांट दिए हैं, ताकि हमारे पास गुण नहीं भी हो तो हम जिस जाति के होंगे उस जाति को लोग हमसे मोबिलाइज होकर के, यानी हमसे जो है प्रसन्न होकर के हमको वोट देंगे या हमारी गलत बात का भी समर्थन करेंगे। लेकिन यह स्वस्थ समाज की ये जो है अच्छा चीज नहीं है। स्वस्थ समाज के लोग तो शिक्षा जगत में, मेरा ख्याल जहाँ तक है, शिक्षा जगत में जाति पाति धर्म संप्रदाय को नहीं देखते। वो तो केवल पढ़ाई देखते हैं कि किसके द्वारा हमें अच्छी शिक्षा दीक्षा प्राप्त होती है। तो खैर यही बात है। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। प्रश्न जो है दूसरा, एक पहला प्रश्न और प्लस दूसरा प्रश्न जो है आपको चल रहा है, यानी जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में यही तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज जो है कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और जातिवाद की जो जाति प्रथा निर्धारित की गई वो श्रम विभाजन का ही दूसरा जो है एक स्वरूप है। तो ये तो उनका कथन है जो जाति पाति का जो निर्माण किए, परंतु इस पर अब आगे देखेंगे कि क्या आपत्ति है लेखक की। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है, यानी प्रश्न नंबर 3 जो है। हाँ बोलिए। प्रश्न नंबर 3 मैं बताने जा रहा हूं बाबू कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं। तो देखिए, पहला तो आपत्ति यह है कि जाति प्रथा का जो स्वरूप तैयार किया गया वो श्रम विभाजन के आधार पर जो है उसको निर्धारित किया गया। परंतु आधुनिक युग में हम क्या देखते हैं, आधुनिक युग में हम यही देखते हैं कि जाति जो है वह एक रूढ़ अर्थ में अप्रयोग होने लगा है। जबकि मैं कह रहा हूं कि जो व्यवस्था शुरू में यानी जाति का जो निर्माण हुआ, जैसे मान लीजिए मिट्टी के काम करने वाले को हमने कुम्हार कहना शुरू किया, हमने सोने के काम करने वाले को सोनार कहना शुरू किया। ठीक है, शुरू में हमने जो बंटवारा कर दिया बहुत बढ़िया कर दिया, परंतु उसका आधार तो अस्थायी होना चाहिए ना। अब ऐसा क्यों नहीं करते। आज यदि सोना का काम यदि दूसरा कोई बिरादर करता है तो उसे हम सोनार क्यों नहीं कहते। अगर मिट्टी के घड़ा का निर्माण यदि कोई दूसरा बिरादर करता है तो उसे हम कुम्हार क्यों नहीं कहते। यानी इसकी जो आधार है
इसका जो आधार है वो बिल्कुल निराधार है। इसका जो आधार है वह बिल्कुल निराधार है। अतएव जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्ति यही है कि ये जो परंपरा चली, यह परंपरा बाद में समाप्त हो गई और जाति जो है वो एक रूढ़ बन गई। अब चौथे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आप देखिए, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि आज मान लीजिए कि किसी जाति के लोग जो है चूंकि चाहें अगर तो वो किसी जाति के कार्य को कर सकते हैं, वो स्वच्छंद है। परंतु चूंकि श्रम विभाजन का जो निर्माण किया गया, आज वो थोपा जाने लगा। उस समय तो स्वेच्छा से मान लीजिए कोई किसानी करता था, कोई बिजनेस करता था, कोई जो है नौकरी करता था। परंतु आज जो है उसके जो श्रम विभाजन का जो स्वरूप है स्वाभाविक वो नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। ये मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है, इसलिए यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यदि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित होता है, मनुष्य की इच्छा जिस काम को करने में हो उसके लिए छूट होती, तो ऐसा नहीं होता। यही जो है उनकी सबसे बड़ी आपत्ति है। अब पांचवा प्रश्न नंबर 5 है, चूंकि आप लोग मुत्तलिक भी नहीं आएगा आज। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई? देखिए, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी, अभी मैंने कहा कि भला आप ही बताइए कि यदि किसी काम को करने में मान लीजिए आपका मन नहीं लग रहा, फिर भी लोग आपको जाति के आधार पर उस काम को करने के लिए लोग थोप देते हैं। नहीं, ये काम, जैसे एक मैं उदाहरण दिया कि सोना बेचने का काम सोनार का है, लेकिन सोनार का लड़का जो है कह रहा है कि अब हमें जो है सोना बेचने में आनंद नहीं प्राप्त होता, हम नहीं सोना बेचेंगे, हम नौकरी करेंगे। तो लोग क्या कहते हैं, नहीं, तुम सोनार के धर्म में जन्म लिए हो, इसलिए सोना का काम तुम्हें करना ही होगा। तब भला ये बताइए कि अब हमारे देश में कि जिस काम को करने में यानी व्यक्ति का न दिल लगता हो न दिमाग लगता हो, भला ऐसे कार्य में आप ही बताइए कि उसमें जो है ये बेरोजगारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्योंकि बेरोजगारी बढ़ने का तो कारण हम खुद बन रहे हैं। अपने बच्चों पर अनावश्यक रूप से उसे हम उसके ऊपर थोप देते हैं, कुछ नहीं, ये तक करना ही होगा। तो जब भी बच्चों को दबाव होता है, वो दबाव में अपने आप खो देते हैं और वास्तविकता से भटक जाते हैं। इसलिए भारत जो जाति प्रथा है वो भारत बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि वह दूसरी रोजगार की इजाजत नहीं देता है और उसके अभाव में वो बच्चा जिसका मन कार्यों में नहीं लगता, वो अपने दिल दिमाग को एकाग्र करके नहीं पढ़ पाता। तो इस तरह से पांचवा समाप्त हुआ। अब छठवां की ओर बढ़ते हैं। तो यानी लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानते हैं? देखिए, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से ही बड़ी समस्या मानते हैं, चूंकि बेरोजगारी को। कारण क्या है? क्योंकि इसलिए मानते हैं कि अरुचि पूर्वक किसी काम को, जिस काम को करने में हमारा मन नहीं लगता, उसे हम अरुचि पूर्वक यानी बिना मन के यदि करेंगे, तो आप ही बताइए क्या उस कार्य में हमारा प्रोग्रेस होगा, हमारा डेवलप होगा, हमारा विकास होगा, हमारी उन्नति होगी? अतएव यदि हम जबरदस्ती किसी काम को करेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें हमारी अवनति होगी, हमारी जो है गरीबी आ जाएगी, क्योंकि बिना मन के कोई काम करने पर तो उसमें फायदा की गुंजाइश नहीं होती है। इसलिए सबसे बड़ी समस्या इसी को मानते हैं। हम केवल अपने सामाजिक मर्यादा या किसी चीज के लिए ऐसा करने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में मन नहीं करता
तो ऐसे चीज में यह सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जाति प्रथा मानो गर्भ से ही, जैसे अगर धोबी का यानी रजक का लड़का है, यदि माँ के गर्भ में पल रहा है, तो उसे लोग क्या देखते हैं कि बस करो, इसका जो भी लड़का चाहे लड़की होगा तो वो वस्त्र प्रक्षालन का काम करेगा, यानी कपड़ा धोने का काम करेगा। ये नजरिया जो है ये बेरोजगारी का काम है। क्योंकि ऐसा कैसे आप जानते हैं, क्या नरेंद्र मोदी की तरह चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है? बनकर बने हैं कि नहीं बने हैं? तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा सोच जो है वो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि लोगों की मानसिकता जो है जाति की प्रबलता के कारण एकदम बिल्कुल संकीर्ण हो गई है। इसके बाद सातवां जो है, आप प्रश्न नंबर 7 को देखें। लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को अखानी प्रथा के रूप में दिखाया है? देखिए, लेखक ने पाठ में आर्थिक पहलुओं से, किस पहलुओं से? आर्थिक पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। अब बताइए कि जिस रोजगार में हमारी आर्थिक हानि होने लगेगी, क्या वो रोजगार टिकेगा? क्या उस रोजगार से हम उन्नति कर सकते हैं? तो निश्चित तौर पर आर्थिक पहलू से भी देखा जाए तो निश्चित तौर पर जाति प्रथा जो है एक हानिक प्रथा के रूप में दिखाई, क्योंकि अर्थम विहाय जीवनम व्यर्थम, अर्थ के बिना जो है जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए विद्या अर्थ करी च सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु। विद्या से यदि हम पैसा कमाएं, अर्जन करें, तो वो सुख देती है। और मान लीजिए हम बहुत बड़े विद्वान हों, इसी तरह पढ़ाते हों और भूख लग जाए तो कोई खाना खिलाने वाला न खिलाए, तब तो भूखों मरे, विद्वान बनते रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लेखक जो है, चूंकि आर्थिक उसके डैमेज हो जाते हैं, आर्थिक पहलू जो है उसके जो है समाप्त हो जाते हैं, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 8 आपके सामने, चूंकि यह अंतिम प्रश्न है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए, जैसा कि आप जान लें कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए मनुष्य को निर्मल, निर्विकार और बिल्कुल स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित समाज का निर्माण करना चाहिए। पहले जाति हम बाद में, पहले हम भाई भाई हैं, हम बहन भाई हैं। इस तरह की सोच रखना, आपस में भ्रातृत्व की भावना पर रहना, ये सबसे बड़ी चीज है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए ये विशेषताएं होनी चाहिए। हमारे मन में कलुषित भावनाएं नहीं होनी चाहिए, हमें किसी के प्रति जलन की भावना नहीं होनी चाहिए, किसी के विकास को देखकर हमें जो है कष्ट नहीं होना चाहिए। यह निर्मल मन से निर्विकार होकर के यदि निश्चित तौर पर हम भ्रातृत्व पर आधारित समतामूलक समाज की स्थापना करेंगे तो वह लोकतंत्र बिल्कुल अस्थायी, मजबूत और जो है विकसित हो जाता है। इस तरह से यह पाठ जो है प्रश्नोत्तर मात्र आपका समाप्त हो जाता है। तो इसके बाद चूंकि पाठ जब समाप्त हो जाता है, आपने देखा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सत्ता और आठवां जो है मैंने प्रश्न का धीरे धीरे विवेचन किया। इसको जो है आप लोग फेयर पर जो है जैसा कि उतार सकते हैं, क्योंकि प्रश्न का उत्तर केवल पुस्तकीय नहीं होना चाहिए। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, कितने बच्चे क्या करते हैं, किताब देख लेते हैं और उसको मारे छाप देता है, छाप दिया, उसको समझे में नहीं आ रहा है कि एक उत्तर का है, वो समझे में नहीं आ रहा है। इसलिए आप उसको भावनात्मक लगाव से उस चैप्टर को पढ़ें। आप अपने साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक तरीके से उस पर पूरे काबू पा लीजिए। उसके बाद देखिए ना, आपको प्रश्न पर प्रश्न होते रहेंगे और आप जवाब के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो तैयार होते रहेंगे। फिर आप न तो प्रश्न से उबेंगे और न प्रश्नों के जो है प्रभाव से उबेंगे, केवल आपके पास उत्तर ही उत्तर होगा। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ, चूंकि लिखा भी होता है, परीक्षार्थी यथासंभव माने बिल्कुल अपने स्तर से जैसा हो सके अपने शब्दों में उत्तर दें। और बच्चे क्या करते हैं,
तनिक भी मौका मिल गया तो गेस गाइड किताब लेकर मार देके छापना शुरू करता है। पढ़ने वाला एग्जामिनर जो समझ जाता है कि ये तो जो है अपने से जो है नहीं लिखा है, क्योंकि आपकी भाषा और पुस्तकीय भाषा में बड़ी अंतर है। आप पुस्तकीय भाषा को जैसे लिख देंगे उस समझ में आ जाता है कि पुस्तकीय है, और जब आप अपने से बनाकर लिखते हैं तो उसमें एक मिठास की एहसास होती है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषाओं की पूट उसमें होती है, और आपके लिखने से आपकी जो भावनात्मक बातें होती हैं वो लगता है कि हृदय से उसमें निकल कर चली आती हैं। तो इस तरह से 10 क्लास जो है हिंदी मीडियम आज इतना ही, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी प्रश्न के विषय में किसी बच्चे या बच्ची को कोई प्रॉब्लम हो 1 से 8 तक, तो आप पूछ सकते हैं। 1 से 8 तक जो प्रश्न आपको अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया उसे आप समझ सकते हैं। होने के बाद आदमी समझेगा कि क्या पूछना है, सर से क्या पढ़ा रहे हैं, उसके विषय में क्या बताना है, ऐसा करोगे तुम लोग पर भैया हरियाणा